नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, दिवाली का पर्व जैसा हम सभी लोगों को पता है कि बीत चुका है और मैं आशा करता हूं कि दिवाली आप लोगों की अच्छी रही होगी और काफ़ी सावधानी पूर्वक आप सभी लोग दिवाली को पर्व को उत्साहपूर्वक काफ़ी सावधानी से मनाए होंगे। और आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग दिवाली के पर्व पर अपने अपने घरों में रहे होंगे या तो फिर जो बाहर रह रहे थे वे अपने अपने घरों में गए होंगे अपने गार्जियन के साथ। दिवाली का पर्व जो कि दीपोत्सव का पर्व होता है काफ़ी अच्छे से मनाए होंगे। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग अपनी क्लास 13 तारीख तक किए थे, बाकी 14-15 आपकी छुट्टी थी। 16 से क्लास फिर से मैं लेने के लिए आप लोगों से मैं वादा किया था, लेकिन मैं भी अपने घर गया था, जिस वजह से मैं 16 तारीख को शाम तक अपने यहाँ जहाँ संस्थान अपना स्थित है यहाँ हम आ पाए। तो इस वजह से इसके लिए एक दिन के लिए माफ़ करिएगा। हालांकि मैं आपकी जो भी करंट अफेयर की चीज़ें हैं या और भी जो क्लास हैं जो रेगुलर होती हैं टेट सी टेट एंड सुपर टेट के लिए, तो सारी क्लासों को मैं कवर करूँगा। बिल्कुल आप ये मत समझिएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपना जो भी वादा किया हूँ उसके लिए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। और जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं उसे भी मैं आइए यहाँ पे कवर कर लूँगा, जो भी करंट अफेयर है। हालांकि मैं देखा तो कुछ खास 14-15-16 में कुछ खास करंट अफेयर नहीं था, लेकिन जो भी है उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि भाई अब चाहे एक हो दो हो लेकिन पढ़ना तो है ही है। एग्ज़ामिनर कब कौन से क्वेश्चन को हम लोगों के एग्ज़ाम में रख देगा उसे निश्चित नहीं है। तो साथियों, डेली ये हमारी करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है और आपसे हम बता दें कि आज से डेली रेगुलर हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं, ना हीला हवाई, ना कुछ भी। डेली आप लोगों की क्लासें होंगी। तो साथियों, आज हम लोग ये करंट अफेयर की क्लास करेंगे। आज 17 तारीख है तो इस वजह से मैं 17 डेट यहाँ पे डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग 14, 15, 16 तीनों डेट के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर तीनों डेट के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ठंडी का मौसम है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो साथ ही अगर हम लोग सबसे पहली जानकारी की बात करें तो सबसे पहली जानकारी है प्रधानमंत्री जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किए। पहली जानकारी है। पहली जानकारी के क्रम में देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री जैन आचार्य प्रधानमंत्री जैन आचार्य प्रधानमंत्री जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं
151 जयंती समारोह के अवसर पर समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किए। 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर 191वीं जयंती के समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को कब 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस का प्रतिमा का अनावरण किए। किसकी प्रतिमा का? स्टैच्यू ऑफ पीस की। तो साथियों, स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में अगर बात करें हम लोग और श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के बारे में भी अगर बात करें तो साथियों, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 1870 से 1954 के बीच में एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पित भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। ठीक, अगली बात यह है कि ये जो हमारे जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी, अगर बात करें तो ये जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। साथ ही साथ इन्होंने प्रेरक साहित्य जैसे कविता हुआ, निबंध हुआ, भक्ति भजन हुआ एवं स्तवन भी लिखा और आज़ादी के आंदोलन और स्वदेशी के उद्देश्य को सक्रिय समर्थन भी दिया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेज भी खुले और स्कूल भी खोले गए और साथ ही साथ अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। किसकी प्रेरणा से? श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रेरणा से कॉलेज, स्कूल और अध्ययन केंद्र सहित कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित किए गए हैं। साथ ही साथ साथियों, उनके अगर सम्मान की बात किया जाए, उनके सम्मान में और अनावरण की जाने वाली जो स्टैच्यू ऑफ, ये इनके आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया है, अगर बात किया जाए इसकी तो यह 151 इंच ऊंची प्रतिमा है। कितनी ऊंची? ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाई गई है यह 151 इंच ऊंची प्रतिमा है, जो कि अष्टधातुओं से निर्मित है। कौन सी? अष्टधातुओं से, अर्थात 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है, अर्थात तांबा की मात्रा सबसे अधिक है, सर्वाधिक मात्रा में। साथियों, अगर बताएं तो यह स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र। अगर हम लोग स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें, स्टैच्यू ऑफ पीस, तो यह राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र, पाली में विजय वल्लभ, कहाँ पे? विजय वल्लभ साधना केंद्र, विजय वल्लभ साधना केंद्र, विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुर में स्थापित किया गया है। केंद्र जैतपुर।
जैतपुर में स्थापित किया गया है। जैतपुर में साथियों स्थापित किया गया है और यह 151 कितना 151 इंच ऊंची प्रतिमा है। यह 151 इंच ऊंची प्रतिमा है और 8 धातुओं से निर्मित है। 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। तांबा की मात्रा सर्वाधिक है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। तांबा मुख्य घटक है। साथियों हम लोग स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे थे, तो स्टैचू ऑफ पीस की अगर बात करें तो यार राजस्थान के पाली में, कहाँ, राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र स्थित है। कौन सा साधना केंद्र? विजय वल्लभ साधना केंद्र स्थित है, जिसमें इसका अनावरण किया गया। साथ ही साथ अगर साथियों बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई की, तो यह 151 इंच ऊंची प्रतिमा है, जो कि 8 धातुओं से निर्मित है। 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। क्या है? तांबा मुख्य घटक है। ठीक साथियों, अब इसी क्रम में अगर हम लोग अगली बात करें, अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों, तो अगली जानकारी इसे साफ कर लें थोड़ा, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। प्रधानमंत्री जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वें समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किए। अब यहाँ पे लगेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो वो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी जैन गुरु, कौन से जैन गुरु हैं जिसके स्टैचू ऑफ पीस, ऐसे कौन से जैन गुरु हैं जिनके लिए 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ पीस है। इस तरीके से या तो पूछेगा कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में कौन सी प्रतिमा का अनावरण किया गया, या तो पूछेगा कि कब किया गया। ठीक, या तो पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। ठीक, और कितनी धातुओं की बनी हुई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसका मुख्य घटक क्या है, ये भी पूछ सकता है। मुख्य घटक पूछने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन और सारी चीज़ें वो पूछ सकता है आपसे। 16 नवंबर को, ठीक, 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है आप लोगों से कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चौदह नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस अर्थात डायबिटीज़ दिवस, अर्थात शुगर जिसे कहते हैं, तो इसका जो है ऑफिशियल नेम मधुमेह है। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों अगर इसकी बात करें तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोगों को 14 नवंबर मधुमेह दिवस के रूप में याद रहे और इससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं या इसके समाधान का कौन कौन सा विषय है, इसके बारे में यहाँ पे लोग आपस में चर्चा करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी।
क्या आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें तो इस वर्ष 2020 में विश्व मधुमेह दिवस के मुख्य थीम की अगर बात करें तो इसकी मुख्य थीम थी तो द नर्स ऑफ डायबिटीज़। 2020 में मुख्य थीम की बात करें तो इसकी मुख्य थीम थी द नर्स ऑफ डायबिटीज़। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2020 को जो मनाया गया, अगर इसकी मुख्य थीम की बात करें तो द नर्स ऑफ डायबिटीज़। मुख्य थीम की बात करें तो इसकी मुख्य थीम थी द नर्स ऑफ डायबिटीज़। लेकिन साथियों अगर यहीं 2019 के मुख्य थीम की बात करें 2019 में इसकी मुख्य थीम क्या थी तो द फैमिली एंड डायबिटीज़। द फैमिली एंड डायबिटीज़। द फैमिली एंड डायबिटीज़ ये 2019 की मुख्य थीम थी। लेकिन हम लोग करंट की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो 2020 में इसकी मुख्य थीम थी द नर्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस फार्मूला वन ड्राइवर ने टर्किश ग्रांप्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया। किस फार्मूला वन ड्राइवर ने टर्किश खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीता? तो साथियों अगर बात करें तो ब्रिटेन के फार्मूला वन चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के फार्मूला वन चालक फार्मूला वन चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रांप्री खिताब अपने नाम किया। साथियों साथियों ब्रिटेन के फार्मूला वन के चालक मर्सिडीज टीम के, कौन सी टीम के? मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रांप्री प्री खिताब अपने नाम किया। ठीक साथियों, और अगर अगली बात करें तो ये लुइस हैमिल्टन ने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर से के सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियन खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। लुइस हैमिल्टन की अगर बात किया जाए तो ये जर्मनी के एक दिग्गज माइकल शूमाकर हैं, जिनका जो है सबसे ज़्यादा बार विश्व चैंपियन खिताब 7 बार जीते हैं। कितनी बार? 7 बार जीते हैं, उनकी बराबरी ये कर लिए हैं। हैमिल्टन की इस सीरीज की यह 10वीं जीत है। अगर हैमिल्टन की बात किया जाए तो इस सीरीज में इनकी यह 10वीं जीत है, लुइस हैमिल्टन जी की। ठीक साथियों, लुइस हैमिल्टन जी की यह 10वीं सीरीज है। अगली जानकारी की बात करें साथियों
कि बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऐसे कौन से अभिनेता हैं जो कि बांग्ला फिल्म के अभिनेता थे, उनका 85 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। तो साथियों, मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी, मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। साथ ही साथ साथियों, अगर हम बताएं इनके बारे में, तो ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। ये इनकी जब मृत्यु हुई तो ये 85 साल की उम्र के हो चुके थे। ठीक साथियों, अगली बात करें तो ये पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णा नगर में हुआ था। सौमित्र चटर्जी जी के अगर जन्म की बात करें तो 19 जनवरी 1935 को हुआ था। सौमित्र चटर्जी जी के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 जनवरी 1935 को 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर में हुआ था। कृष्णा नगर में हुआ था। इनका जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णा नगर में हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा भी कृष्णा नगर से ही हुई थी। इनके अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा भी कृष्णा नगर से हुई थी। साथ ही साथ साथियों, स्कूल में पढ़ने की उम्र से ही सौमित्र ने एक्टिंग शुरू कर दी थी। सौमित्र के चटर्जी जी की बात करें तो ये जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम से ही ये एक्टिंग करना शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम भी किया है। अगर बात किया जाए तो ये अभी तक कुल कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो ये अभी तक 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। कौन? सौमित्र चटर्जी जी, जो कि बंगाली अभिनेता हैं। साथ ही साथ साथियों कि जाने माने निर्देशक, अगर सौमित्र चटर्जी की बात करें तो ये जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। कौन सी फिल्म? सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार। सत्यजीत रे की फिल्म अपूर्व संसार से करियर की शुरुआत की थी। ठीक साथियों, अब अगली जानकारी की अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो विदेशी पेशेवर हैं, कौन? विदेशी पेशेवर, उनके लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो गोल्डन वीज़ा जारी होगा इसकी अवधि कितने, मतलब गोल्डन वीज़ा इसकी अवधि कितने वर्ष तक होगी, कितने वर्षों तक यह
गोल्डन वीज़ा मान्य होगा, इसकी बात की गई है। इसे कौन जारी किया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने विदेशी पेशेवरों के लिए के लिए 10 वर्षों वाला 10 वर्षों वाला गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही है, ठीक साथियों। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षों का, कितने 10 वर्षों का कौन सा गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही है, गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही है। साथ ही साथ साथियों इसमें पीएचडी डिग्री धारक भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास स्नातक शामिल होंगे। ये जो पेशेवर होते हैं अर्थात व्यावसायिक, व्यावसायिक प्रोफेशन जो होते हैं उनके लिए यह गोल्डन वीज़ा जारी करने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत पीएचडी करने वाले लोग होंगे, चिकित्सक भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, विश्वविद्यालय के कुछ खास ऐसे स्नातक के कोर्स होंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे, गोल्डन वीज़ा के अंतर्गत, जो कि 10 वर्षों के लिए मान्य होगा। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करती है। गोल्डन वीज़ा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा जिसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ शामिल होंगे। ठीक साथियों, अब यहीं हम लोग अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या होगी। राजधानी इसकी अबू धाबी होगी, अबू धाबी। अगर इसका सबसे बड़ा नगर की बात करें तो दुबई सबसे बड़ा नगर होगा, सबसे बड़ा नगर दुबई। और साथियों अगर बात करें तो यहाँ की भाषा अरबी भाषा है, लैंग्वेज अरबी भाषा है। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल, यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें अगर खलीफा अल जायद, खलीफा अल जायद। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ के मुद्रा की बात करें तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, सबसे बड़ा नगर दुबई है और भाषा की बात करें तो अरबी भाषा होगी।
राष्ट्रपति खलीफा अल जायद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और साथियों अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की दिरहम है। कौन सी? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। अगली बात करेंगे साथियों हम लोग अगली जानकारी की। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। साथियों यह दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। 16 नवंबर जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगर बात करें तो यह दिन एक स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस परिषद इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा गया है। भारत में प्रेस की बात करें तो भारत में प्रेस को वॉचडॉग कहा गया है। भारत में प्रेस को वॉचडॉग कहा गया है तथा और अगर बात करें तो प्रेस परिषद इंडिया को मोरल वॉचडॉग कहा गया है। मोरल वॉचडॉग कहा गया है। साथियों अगर बात करें तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ साथियों अगर भारत में प्रेस को बात करें तो वॉचडॉग के रूप में जब भी जाना जाता है। और अगर प्रेस परिषद इंडिया की बात करें, किसकी? प्रेस परिषद इंडिया की बात करें तो इसे मोरल वॉचडॉग कहा गया है। क्या कहा गया है? मोरल वॉचडॉग कहा गया है। ये आपकी जानकारी की बात है। साथ ही साथ साथियों राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की संकल्पना की थी। किसकी संकल्पना? एक प्रेस परिषद की संकल्पना की थी। साथ ही साथ साथियों अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनी में अमेरिकी विदेशों को प्रतिबंध करने की एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त होगा। कब? इनका कार्यकाल जनवरी में 20 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंध
अमेरिकी निवेश को प्रतिबंध कर एक कार्यकारी प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। कितने? 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश के प्रतिबंध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों पर अमेरिकी निवेश के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है कि चीन की टोटल 31 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें अमेरिका अपना निवेश नहीं करेगा। इसे प्रतिबंध करने की बात की है। साथ ही साथ साथियों, अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि इन कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण चीनी सेना के पास है। इस आदेश के मुताबिक चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी की कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक साथियों। अब साथियों, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं कि वाशिंगटन है। ठीक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। और अगर यहाँ की बात करें, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क। और अगर साथ ही साथ बात करें यहाँ की मुद्रा, तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ठीक साथियों। अब अगर अगली बात करें, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका 20 जनवरी को कार्यकाल समाप्त होना है। अगली जानकारी है साथियों कि किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऐसी कौन सी संस्था है जो कि भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की बात की गई है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की बात की है। स्थापित करने की बात कही है। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में WHO भी कहते हैं, ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरता हुआ आ रहा है, उसमें WHO ने इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जिसके बारे में मैं भी आपको जानकारी दिया था। साथ ही साथ यह संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों में से
एक होंगे। यह संस्थान भारत के या पूछा जाए तो देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों के रूप में उभरते हुए आएंगे। ठीक साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी जानकारी दी। अब यहीं पे साथियों अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुई। और साथियों अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा मुख्यालय, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और साथियों अगर बात किया जाए तो इसका निदेशक कौन है, डायरेक्टर, निदेशक की बात किया जाए तो इसके निदेशक हैं टेड्रोस एड्रोनोम, टेड्रोस एड्रोनोम, टेड्रोस एड्रोनोम इसके निदेशक हैं। किसके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश, इसके सदस्य देश 194 इसके टोटल सदस्य देश हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली जानकारी की बात करेंगे। ये हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ। अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों, तो अगली जानकारी की यह है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है। ऐसा कौन सा देश है जिसे भारत ने 50 मीट्रिक टन का खाद्यान्न सहायता के रूप में प्रदान किया है। तो साथियों यह जिबूती देश है। कौन, जिबूती। हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो, जिबूती। जिबूती देश को भारत ने 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न सहायता के रूप में प्रदान किया। कोविड-19 महामारी के इस दौर में जो भी देश उभर रहे हैं उसमें सभी देश जो सक्षम देश हैं अपनी अपनी तरफ से जिस रूप में सक्षम है या जिस रूप में सामने वाले देश को आवश्यकता है उसके रूप में वो उनकी सहायता कर रहे हैं, मदद के लिए सामने आ रहे हैं। तो साथियों भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती देश की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह कदम सागर दो यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है, जिसके जरिए भारत सरकार इस देश में मित्र देशों को 270 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही है। जिबूती पूर्व अफ्रीका, अगर जिबूती देश की बात किया जाए तो यह पूर्वी अफ्रीका में बसा हुआ एक देश है जिसकी सीमा उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम में दक्षिण में इथोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमालिया से मिलती है। जिबूती देश की अगर बात किया जाए तो इसके उत्तर में इरिट्रिया से सीमा मिलती है और अगर पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से इसकी सीमा मिलती है। साथ ही साथ अगर दक्षिण पूर्व की बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व में सोमालिया देश से इसकी सीमा मिलती है। जिबूती देश की अगर राजधानी की बात किया जाए तो जिबूती ही है। जिबूती देश की अगर राजधानी की बात किया जाए
तो जिबूती है। और अगर साथ ही साथ यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहाँ की भाषा फ्रांसीसी, अरबी और फ्रांसीसी, अरबी और फ्रांसीसी यहाँ की भाषा है। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इस्माइल उमर गुलेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस्माइल उमर गुलेर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री दौलत मोहम्मद जी, यहाँ के दौलत मोहम्मद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुद्रा की बात किया जाए तो फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।